अमेंडमेंट लेक्चर सीए फाइनल मई 2021। सर लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपने शायद देख लिया होगा। नाउ लेक्चर नंबर 2 इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अमेंडमेंट्स द पॉइंट। सर द लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसके बाद आ रहा है इनवॉइस चैप्टर। इनवॉइस चैप्टर में क्या चेंजेस हुए सरकार, देखते हैं हम ध्यान से। सर आई होप सारे अमेंडमेंट्स आपको समझ में आए। जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। इनफैक्ट मेजरली क्लेरिफिकेटिव नेचर के चेंजेस है, सर्कुलर्स वगैरह है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। क्लियर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर कभी ज्यादा अमेंडमेंट हो भी तो भी क्या टेंशन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो अमेंडमेंट्स अपने आप समझ में आते हैं कि आखिर ये चेंज हुआ तो क्यों और कैसे हुआ, माहौल एकदम ओके। तो सर शुरू करते हैं हम अपना अगला पॉइंट। सर लास्ट हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर कि सर नेट टैक्स पेबल इन कैश, उसी पे लगेगा इंटरेस्ट। क्लियर सर, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन नेट अमाउंट पेबल इन कैश थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर, ये हमने बात करी थी लास्ट। आइए चैप्टर नंबर 12 सर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में हम देखते हैं कहाँ क्या चेंजेस है। कोई खास बात नहीं, बस एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड हुआ है ई इनवॉइसिंग वाला, उसके रिलेटेड ही 2-3 पॉइंट आएंगे आपके पास। आइए देखिए, हम देखते हैं स्क्रीन पर अमेंडमेंट। सर आपने देखा होगा रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 ने प्रिस्क्राइब किया है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। क्लियर, आपको पता होगा सर टैक्स इनवॉइस शुड हैव ऑल दीज कंटेंट्स। अब उसमें कंटेंट ऐड हो गया है क्यूआर कोड। पॉइंट नंबर क्यू ऐड कर दिया है सर, कंटेंट्स इन टैक्स इनवॉइस क्यूआर कोड। मिला आपको बच्चों? ओके माहौल सरकार। क्विक रेस्पॉन्स कोड, आपको टैक्स इनवॉइस जो आप इश्यू करेंगे उसके लिए पॉइंट नंबर क्यू जो ऐड हुआ है, कंटेंट्स में क्या क्या लिखना है इनवॉइस में। वन मोर कंटेंट हैज बीन एडेड, एक बार इसको पढ़ लो फिर समझाता हूं मैं आपको। क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड having embedded invoice reference number IRN in it in case invoice has been issued in the manner prescribed under सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 48। मतलब आपको पहले रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4 देखना होगा। क्लियर, जो हम बात करने वाले हैं अभी टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग। क्लियर, ई इनवॉइसिंग, जो ई इनवॉइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है बेटा। रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4। ओके, वैसे मैं आपको समरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ ये पॉइंट आया है। सर क्या बोल दिया, जिन भी एसेसिस का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ एक्सीड करा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017-18, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया था 500 करोड़ में, तो ऐसे केस में दैट एसएससी will issue e-invoice if he is raising the invoice to registered person, means B2B अगर invoice raise कर रहा है या फिर supplies made for exports उसके लिए अगर बिल इशू किया है तो ई इनवॉइस इशू करना है इंस्टेड ऑफ फिजिकल। क्लियर, अब सर उस ई इनवॉइस के केस में सर क्या होगा, अच्छा ई इनवॉइस ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आपके सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनता है वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी डिटेल्स आपको एक इनवॉइस का जो अलग से गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है www.einvoice1.gst.gov.in, इस तरह की वेबसाइट्स बनाई है सब। फिर ऐसी 10 वेबसाइट्स बनाई है गवर्नमेंट ने, einvoice.gov.in, einvoice1.gst.gov.in, इस तरह की बेटा। क्लियर, 10 वेबसाइट्स बनाई है। यहाँ जाके आप क्या करेंगे सर, अपने इनवॉइस की इंफॉर्मेशन पंच करेंगे सर इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे। क्लियर, आईआरपी बोलते हैं, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके आप इनवॉइस पंच करेंगे आपका। देन वो क्या करेगा, उस इनवॉइस जैसे ही आप उस पर पंच कर देंगे डिटेल्स, देन वो एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा, जनरेट करेगा। क्लियर, उस पर डिजिटली साइन होंगे आपके, एंड देन क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड में वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी होगा बेटा। क्लियर, वो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पे होना चाहिए और वो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पे प्रिंट करके क्लियर आप कस्टमर को अपना बिल दीजिए। क्लियर, दिस इज द फंडामेंटल हियर इट। ओके, तो पॉइंट समझ में आया आपको मेरा ये। तो सर हम ई इनवॉइस का पॉइंट डिटेल में बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट आने वाला है 1-2 पॉइंट बाद में। क्लियर, टैक्स इनवॉइस जिसको भी एज पर रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4 की तरह इनवॉइस इशू करना है, मतलब ई इनवॉइस जिनके लिए एप्लीकेबल है उन सबको, जिनके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उन्हीं को क्यूआर कोड हैविंग एम्बेडेड, मतलब उसके अंदर आईआरएन मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना चाहिए बेटा। क्लियर, सर क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा जिसके अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है। क्लियर, ऑन द टैक्स इनवॉइस जिनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है। ओके डन, कोई खास बात नहीं माहौल सरकार।
देन नेक्स्ट अमेंडमेंट, टैक्स इनवॉइस टू हैव क्यूआर कोड। बेटा ये जो प्रोविजन है, नो डाउट मैंने बुक में दिया है आपको, यहाँ मार्किंग करके भी दिया, बट दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर May 2021 एग्जाम्स। मतलब ये प्रोविजन इज रिगार्डिंग डायनेमिक क्यूआर कोड। जिन एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है या 500 करोड़ क्रॉस हुआ है इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो उसको D2C जो इनवॉइस इशू करना है उसमें डायनेमिक कोड नंबर देना पड़ेगा, डायनेमिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा उसको, सो दैट एसएससी जो कस्टमर है वो उस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर पाए। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आया है, पर अभी इसको एप्लीकेबल नहीं किया है। दिस इज नॉट मेड इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर 2020। और आपको पता है all amendments which are made effective till 31st October 2020 are relevant for your exams। इसलिए नो डाउट गवर्नमेंट ने रूल तो इंट्रोड्यूस कर दिया पर इसको अब तक नोटिफाई नहीं किया, अब तक ये एप्लीकेबल नहीं किया, इसलिए दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस इन मई 2021 एग्जाम। ओके, नो डाउट मैंने बुक में दिया आपकी नॉलेज के लिए, अदरवाइज ये रिलेवेंट नहीं है। अभी डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए आया है, ये डायनेमिक क्यूआर कोड वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ मैंने मार्किंग करके आपको ध्यान रहेगा। ओके, क्लियर। एंड सर जो यहाँ पे मैंने बोला है क्यूआर कोड, ये अलग क्यूआर कोड है, ये ई इनवॉइस वाला क्यूआर कोड है, और यहाँ पे जो था वो डायनेमिक क्यूआर कोड वाला प्रोविजन है। डायनेमिक क्यूआर कोड B2C वाले इनवॉइस के केस में भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ओके बेटा, ओके। आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ है, पावर दिया गवर्नमेंट को, जो पावर दे रखा है HSN कोड के लिए डिपार्टमेंट को, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ HSN डिजिट्स रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस एंड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN, फर्स्ट प्रोविजन रूल नंबर 46। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मतलब CBIC को पावर दिया दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल दे में नोटिफाई, बाय नोटिफिकेशन दे में स्पेसिफाई दैट the number of digits of HSN code for goods or services that a class of registered person shall be required to mention। क्या लिखा था, for such period as may be specified in this said notification। ये वर्ड्स को डिलीट कर दिया क्योंकि इनका रिलेवेंस नहीं। ओके, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए या एप्लीकेबिलिटी के पर्पस। सेकंड देखिए, आप CBSE चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज for which specified number of digits of HSN code shall be required to be mentioned by all registered taxpayers। मतलब क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकता है कि इनके लिए इतना HSN कोड मेंशन करना कंपलसरी, जो 8 डिजिट कोड होता है उसमें से इतने डिजिट्स आपको मेंशन करना पड़ेंगे, ऐसा पावर दे दिया। क्लियर। एंड लास्ट पावर जो ऑलरेडी था इनके पास, they can specify the class of registered persons that would not be required to mention HSN code for goods or services। they have the power to specify the class of registered persons who are not required to mention HSN code। क्लियर, ये सब पावर पहले भी थे अभी भी ये बचा। ओके सर, तो मेजरली ये पॉइंट ऐड हुआ है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिलीट हुए फॉर सच पीरियड एज में स्पेसिफाइड, फॉर सच पीरियड एज में स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ये डिलीट किया है क्योंकि ऑपरेशनली इसका कोई इफेक्ट नहीं था इसलिए। ओके डन, तो कोई खास बात नहीं। प्लस अच्छा आपको पता है HSN कोड इज 8 डिजिट कोड, और अभी जिनका भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 CR, उनको कोई HSN जरूरत नहीं है। मोर देन 1.5 CR है बट अप टू 5 CR है अगर टर्नओवर, तो 2 डिजिट HSN कोड, फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर का नाम, चैप्टर का जो कोड होता है वो, एंड देन अगर एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 5 CR देन 4 डिजिट HSN कोड ही लिखना है। पर अमेंडमेंट हो गया है पर वो एप्लीकेबल नहीं है मई 21 के लिए, वो अमेंडमेंट भी मैंने यहाँ दिया। क्लियर सर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे HSN कोड की रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया, डायरेक्ट 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़ की लिमिट के सर 4 डिजिट एंड 6 डिजिट कर दिया है, पर दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर मई 21 एग्जाम्स। क्लियर, ये नोटिफाई हो गया आपके नॉलेज के लिए, मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया बुक के अंदर, बट since it is not made effective till 31st October 2020 that's why this is not relevant for your exam। okay, तो भी HSN कोड की रिक्वायरमेंट कितनी बेटा, वही कि अगर 1.5 CR तक टर्नओवर था प्रीवियस ईयर का आपका, तो कोई HSN लिखने की जरूरत नहीं है। मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू, मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 CR अगर आपका टर्नओवर था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो ओनली 2 डिजिट्स, एंड मोर देन 5 crore was the turnover in last previous financial year, in the previous financial year, then in such case only 4 digit HSN code is required। यही अभी प्रोविजन है और यही एप्लीकेबल। ओके डन सर, ध्यान रखिएगा
आपको उन्हीं अमेंडमेंट्स पे ध्यान देना है। मैं एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए अमेंडमेंट लेक्चर ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से नहीं ले रहा मैं ले रहा हूँ। हाँ, इनका जो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है टिल जो एप्लीकेबल हो गए टिल 31 अक्टूबर, वो प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक हो जाएंगे आपके। पर अगर 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई चेंज हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुआ है जो एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मैं उसका डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, अननेसेसरी आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं हो जाए बेटा। ओके, सो 31 अक्टूबर 2020 तक के अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है आपके लिए, जो एप्लीकेबल। ओके सर, आइए नेक्स्ट पॉइंट, जो बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड हुआ है सर, पॉइंट नंबर 6A मैंने यहाँ इंसर्ट किया, देखिए आप ध्यान से। ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स, वेबसाइट वन ऑफ द वेबसाइट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, www.einvoice1.gst.gov.in। क्लियर। और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना बेटा 1, ऐसे ही 1 से लेके 10 नंबर तक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, 10 वेबसाइट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है सर। इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं इनको सर, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल। आप क्या करेंगे, आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, मैं सिस्टम समझा रहा हूँ, फिर प्रोविजन की बात करूंगा सर। आप क्या करेंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है, भले टैली है, एसएपी है, या जो भी सॉफ्टवेयर, जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बिलिंग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हो, उससे आप बिल बनाएंगे, उस बनाएंगे। क्लियर। उसको आप रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे। क्लियर। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई ये वाली, ई इनवॉइस वन डॉट जी ओ वी डॉट जी एस टी डॉट जी एस ई इनवॉइस वन डॉट जी एस टी डॉट जी ओ वी डॉट इन, और इस तरह की जो वेबसाइट से यहाँ डालेंगे, इनवॉइस का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे लोग। क्लियर। फिर ये क्या करेगा भैया, एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर देंगे, इस पर डिजिटली साइन हो जाएगा आपका, एंड सर उसके बाद क्या होगा, ये क्यूआर कोड जनरेट कर देंगे, फिर वो क्यूआर कोड आपको आपके इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, डन, ये प्रोविजन है। अब सर किन के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है और क्या प्रोविजन है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 48, सब रूल नंबर 4, 5 एंड 6 सर ये बोल दिया है, और ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्रैक्टिकल लाइफ के पर्पज के लिए, जिन भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है उन्हीं के लिए। अच्छा, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, कुछ चेंजेस इसमें बाद में और हुए हैं, पर मैं उन्हीं अमेंडमेंट्स की बात करूंगा, उतना ही बात करूंगा जो 31 अक्टूबर 2020 तक एप्लीकेबल था, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए ही ये लेक्चर है। क्लियर। तो जो भी अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो गए थे टिल 31 अक्टूबर 2020, मैं वहां तक के अमेंडमेंट्स की ही बात करूंगा, क्योंकि माहौल बनना चाहिए मई 2021 एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आईसीएआई वेट कर रहा है आपका कि हम आपको डिग्री माहौल। सर आइए पॉइंट कहता है, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स। सर ये कह दिया, जिन भी रजिस्टर्ड एसएससी का, जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीड किया था ₹500 करोड़, 500 करोड़ सर एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आपकी जितनी भी ब्रांचेस है थ्रू आउट द कंट्री हैविंग सेम पैन नंबर, जितनी भी ब्रांच है आपकी थ्रू आउट द कंट्री हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, उन सबका टर्नओवर क्लब करके एग्रीगेट टर्नओवर जो आता है, वो अगर एक्सीड कर गया था कितना, 500 करोड़ इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो उन सब एसएससीज पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। और उनके लिए बोल दिया, भले आप सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज हो, आप जो भी B2B बिल इशू करेंगे, कौन सा बेटा, B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, इफ यू आर इशूइंग द इनवॉइस टू रजिस्टर्ड पर्सन और you are issuing the invoice for exports, then in such case sir, जो टैक्स इनवॉइस या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट मींस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर दिस अंडर दिस चैप्टर, अंडर द जीएसटी एक्ट, तो सर all those documents are required to be issued clear in the manner in which I explained you, means आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर। एंड सर यहाँ पे क्या लिखा है, शेल प्रिपेयर इनवॉइस एंड सच अदर prescribed documents by including such particulars contained in form number GST INV 01. This is the form of invoice GST INV 01 after obtaining an invoice reference number by uploading the information contained therein on common GST electronic portal और common electronic GST portal। क्या बेटा, ये रहा जो ई इनवॉइस 1 से लेकर 10 तक वेबसाइट से। क्लियर, डन। तो यहाँ क्या करेंगे आप, आपने जो इनवॉइस बनाया आपके अकाउंटिंग सिस्टम से या बिलिंग सिस्टम से, उसकी इंफॉर्मेशन पंच करेंगे,
इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे। क्लियर? वो एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर देंगे और उसके बेस पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा। क्लियर? और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पंच करनी है सॉफ्टवेयर में जाके, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, वो फॉर्म नंबर जीएसटी INV 01 नंबर के फॉर्म में होगी। क्लियर? डन। बट ध्यान रखिएगा, ये 5 क्लास ऑफ असेसीज पर दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। हियर वो 5 लोग कौन कौन से? फर्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करके आएंगे एग्जाम्स के अंदर। एसीजेड डेवलपर को सर अगर उसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है तो उसको तो ई इनवॉइस देना पड़ेगा, बट एसीजेड यूनिट को ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट्स टर्नओवर इज मोर देन रुपीज 500 करोड़। ओके। सेकंड, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफ, GTA, goods transport agency, passenger transport service suppliers, airlines, etc. Third, then supplier of services by way of admission or exhibition of cinematographic film cinematograph film in multiplex screen। मतलब अगर आप मूवी देखने जाएंगे, अभी तो कोरोना चल रहा है, स्क्रीन बंद है, पर जब भी आप जाएंगे तो सर उन थिएटर्स वालों को, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर्स एंड सर एसीजेड यूनिट को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और ध्यान रखना, बस ये प्रोविजन इंसर्ट किए हुए हैं सर, वो ये सिंपली ये बोलते हैं कमिश्नर को पावर दिया है सर। कमिश्नर इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय इशू ऑफ अ नोटिफिकेशन इट that commissioner may exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub rule। मतलब वो चाहे तो बोल सकता है कि साहब इन कैटेगरी ऑफ पर्संस को ये इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको ई इनवॉइस इशू नहीं करना है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस एज में भी स्पेसिफाइड। Okay, it means simply commissioner has the power to exempt certain class of persons from the applicability of this provision, subject to he may impose certain conditions, etc. Okay, second, very important. Okay, this is very important. It says that further, as per rule number 48 sub rule number 5 of the CGST rules, if any person to whom sub rule number 4 applies issues any invoice in any manner other than the manner specified in the said sub rule, in such invoice shall not be treated as an invoice। very important term, means जिनके लिए भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल उनको कंपलसरीली फॉलो करना है। मतलब जिनको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी, वो ई इनवॉइस ही इशू करेंगे। उन्होंने अगर ई इनवॉइस इशू नहीं किया तो जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू किया, नॉर्मल बिल जो उन्होंने इशू किया, उसको इनवॉइस मानेंगे ही नहीं। और पता है आपको, अगर उसको इनवॉइस नहीं मानेंगे तो जो सप्लायर है जिसने इस तरह का बिल इशू किया है इंस्टेड ऑफ ई इनवॉइस, उसको तो पेनल्टी लगेगी लगेगी। रेसिपिएंट के लिए बहुत भारी काम हो जाएगा। रेसिपिएंट B2B इनवॉइस है बेटा, ये रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनवॉइस। क्योंकि अगर जिसके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उसने ई इनवॉइस इशू नहीं किया, नॉर्मल बिल इशू कर दिया, तो उसको इनवॉइस ही नहीं मानेंगे। एंड आपको पता है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। और अगर उसके पास इनवॉइस नहीं हुआ, भले वो एक्चुअली टैक्स इनवॉइस है, बट दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्स इनवॉइस इन केस इफ ही वाज सपोज्ड टू इशू द ई इनवॉइस। क्लियर? तो रेसिपिएंट को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, बहुत भारी इंप्लीकेशन इसका बेटा। ओके, डन। एंड लास्ट पॉइंट कहता है सर सिंस ई इनवॉइस इशू कर रहे हो तो डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, इसमें बिल इशू करने की जरूरत है ही नहीं। Further, as per rule number 48 sub rule number 4 of the CGST rules, the provisions of sub rule number 1 and 2 जो हमने पढ़ा, that is issue of invoice in triplicate or duplicate copies shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub rule 4। it means जिन्होंने भी ई इनवॉइस इशू किया उनको लिए डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी पे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है, लोड वाली। ओके, क्योंकि पता है सर ट्रांसपोर्टर जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा ना बेटा, तब जब ईवे बिल उसके पास होगा, उस ईवे बिल में भी ये टैक्स इनवॉइस फिजिकल कॉपी नहीं होगी, चलेगा वो क्यूआर कोड जो होगा ना उसके पास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसी से उसका काम चल जाएगा। टैक्स इनवॉइस हाथ में होने की जरूरत नहीं है। एयर वाइल ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ऑफिसर ने अगर गाड़ी रोकी, चेक किया तो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, एवरीथिंग इज ऑन हिज स्क्रीन, फाइन, माहौल ऑन। क्लियर? डन।
सर ये ईवी बिल का भी एक पॉइंट मैंने आगे आएगा, वो मैंने भी ऐसे आपको लिंक कर दिया। ओके बच्चों, आइए, तो कोई खास बात नहीं है, ये बोल दिया सिंपली कि जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड कर गया था कितना 500 करोड़ से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, तो उसको ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड उनको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यार बी टू बी सप्लाई अगर किया है तो, या एक्सपोर्ट्स के इनवॉइस इशू किए तो, बस बी टू सी के केस में नहीं बेटा। ओके, और 5 असेसिस को ये एप्लीकेबल नहीं है। एसइजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, सर देन सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जो मूवीज एग्जिबिट कर रहे हैं उनको टिकट पर ई इनवॉइस, टिकट की जगह ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। और जिनके लिए भी ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, उन्होंने अगर किसी और मैनर में अगर इनवॉइस इशू किया तो उसको इनवॉइस ही ट्रीट नहीं करेंगे एंड इस केस में डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी वाले प्रोविजन नहीं है। डन। आइए सरकार, अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। बस इतना ही अमेंडमेंट था इनवॉइस चैप्टर में, आगे हम रिटर्न्स वाले चैप्टर में अब हम, अरे रिटर्न्स अंडर जीएसटी, आपको पता है कि जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सर मंथली फाइल करना पड़ता है। ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पर जिन भी एसएससी का टर्नओवर इज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, कितना बेटा 1.5 करोड़ है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, तो ऐसे केस में आपको बताया उनको ऑप्शन दिया है, उन एसएससीज को बोल दिया है कि सरकार आप चाहे तो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 सबमिट कर सकते हो, और क्वार्टरली सबमिट जब करेंगे तो ऐसे केस में क्वार्टर कौन सा रहे, समझ रहे हो ना मेरी बात सर, घूम लो या झूम लो वाला क्वार्टर नहीं सर, क्वार्टर मींस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड सो, ओके, दे विल फाइल देयर जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस, और हाँ क्वार्टरली जो फाइल करना उनको वो फैसिलिटी मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी, मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी है फैसिलिटी ऑफ इशूइंग द इनवॉइस ऑन फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग द जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्लियर। 4 सर यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बेटा, ये 2 पॉइंट और ऐड कर दिए कि अक्टूबर 20 से दिसंबर 20 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 होगा 13th ऑफ जनवरी, मतलब नॉर्मली क्या था 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर इनके लिए 13 जनवरी कर दिया। देन इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए जनवरी 21 से मार्च 21 के लिए 13 अप्रैल 2021 इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द जीएसटीआर 1, जिनको भी क्वार्टरली सबमिट करना, और जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड कर रहा था उनके लिए मंथली जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ेगा, और मंथली उनके लिए ड्यू डेट क्या होगी, एक दिन एक्स्ट्रा दिया था, आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था सर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, मींस जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी 2021 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 क्या होगा 11 फरवरी, माहौल सर, क्लियर, डन। सो ये फैसिलिटी उनको 11 तारीख तक 11 तारीख तक रिटर्न फाइल करना है, एवरी मंथ खत्म होने के बाद एक दिन जो एक्सटेंड किया है मार्च 2021 तक फैसिलिटी दे दी। पहले ये फैसिलिटी थी अब तक सितंबर 2020 तक ही थी बेटा, सितंबर 2020 तक ये फैसिलिटी थी, उसको बढ़ा के मार्च 2021 कर दी है ना, मतलब मार्च 2021 तक, मार्च 2021 तक सर यू कैन फाइल योर जीएसटीआर 1 टिल 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिनके भी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़, सर जिन्होंने भी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 सबमिट करने का ऑप्शन लिया हुआ है के लिए सर 13th जनवरी फॉर दिस क्वार्टर एंड फॉर मार्च क्वार्टर 13th ऑफ अप्रैल विल बी द ड्यू डेट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये पॉइंट नो डाउट मैंने आपको पढ़ाया है, पर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 एटसेट्रा रिलेवेंट नहीं होती है। एग्जाम पर्पस के लिए तो आपको यही ध्यान रखना है, जनरली जो जनरल प्रोविजन है रिटर्न फाइल करने का वो क्या है, every assessee is required to submit GSTR 1 on monthly basis and due date is 10th of the next month। एग्जाम पर्पस के लिए यही याद रखना है, यही पढ़ना है बेटा, क्लियर। एग्जाम में आंसर इसी बेस पे देके आना है that 10th of the next month is the due date of filing GSTR 1, monthly GSTR 1 submit करना, okay। So again from examination purpose this point is again not relevant in my, okay। And sir come to the next point, come to the next point sir, yes sir, this is page number 411
सर शायद आपको ये जो पेजेस मैं बता रहा हूँ आपको, आपने जब पेजेस देखे होंगे 46 पेजेस अमेंडमेंट्स के, तो एकदम डर लगा होगा, टेंशन है कि और इतना सारा। तो सर इतना सारा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, 46 पेजेस पे अमेंडमेंट नहीं है। 46 पेज पे हो सकता है एक लाइन ही अमेंडेड हो। क्लियर? मैंने उन सब पेजेस को स्कैन करके दिया अपनी बुक का, जो जो पेज पे अमेंडमेंट था, सो दैट आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें अमेंडमेंट मर्ज करने में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगे, और माहौल एकदम टेंशन फ्री काम आपका हो जाए। क्लियर? आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली लिंक हो जाएगा आपकी बुक से। ओके सर, पेज नंबर 411, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सर कोई खास बात नहीं बेटा, बहुत इजी पॉइंट हुआ है यहाँ पे भी। आपको पता है जब भी आप जीएसटीआर 3B रिटर्न सबमिट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना पड़ेगा ना बेटा यार। सर अब यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़िए पहले आप। द टैक्स पेयर्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइन देयर रिटर्न्स यूजिंग डीएससी, ये पहले भी पॉइंट था, अभी भी पॉइंट है बेटा, यूजिंग अ डीएससी डिजिटल सिग्नेचर which was mandatory for all types of companies and LLPs. क्लियर? अब सर क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ बेटा। अब लॉकडाउन के केस में डीएससी तो ऑफिस में रह गया और हम लोग हो गए घर पे बेटा। अब अब रिटर्न सबमिट करना भी चाहे आदमी कैसे करेगा, डीएससी तो है नहीं। तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए, ये कोविड-19 के, कोविड 2020 वो जो पीरियड चल रहा था उसके लिए टेम्पररी अलाउ किया कि ठीक है तुम ई साइन कर देना, मतलब ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन कर देना, तो भी काम हो जाएगा, डीएससी की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे ये ऐड हुआ है, कोई खास बात नहीं। क्लियर? कोई टफ पॉइंट नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए भी मेरे को लगता नहीं। पढ़ लीजिए फिर भी। However, a registered person registered under the provisions of the Companies Act 2013 shall, during the period from 21st of April 2020 till 30th September 2020, वो गया टाइम बेटा, और भगवान करे ऐसा टाइम वापस आए नहीं जिंदगी। क्लियर? सर केवल 21 अप्रैल 2020 से लेकर 30th सितंबर 2020 के पीरियड के लिए ही बात कर रहा है बेटा। गया हो तो वन टाइम था, इसलिए एग्जामिनेशन के लिए इतना कोई खास बात नहीं है। पढ़ लीजिए फिर भी, पूरा पढ़ो वापस से। However, a registered person registered under the provisions of the Companies Act 2013 shall, during the period from 21st of April 2020 till 30th September 2020, also be allowed to furnish the return under section number 39 in form number GSTR 3B verified through electronic verification code, means OTP जो मोबाइल नंबर पे आएगा। Further, such person shall, during the period from 27th of May to 30th September 2020, shall also be allowed to furnish the details of outward supplies in form number GSTR 1, sir, verified through electronic verification code, means whether it is GSTR 1 or GSTR 3B, through OTP based verification you can file the returns or statement of outward supply for this period instead of utilizing your C. Here I hope you got the point. This is not relevant for exams in my opinion, but yeah, it's my duty to cover each and every word of whatever is amended. Okay, that's why I'm covering. Okay, sir. Next point, rule number 67A. This is a good point. Good. I can't say that this will come into the exams, or I am saying this is good. In practical life, also it is good. Okay, that's why I'm saying. Which color? Okay. Okay. Blue है पानी पानी. Okay, sir. Rule number 67A. Mahol. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility. Sir, कुछ नहीं किया है, सिंपल। आपको पता है अगर किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, फिर भी इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी देन यू नीड टू सबमिट द रिटर्न, भले वो नील रिटर्न क्यों ना हो। क्लियर? नील रिटर्न या नील स्टेटमेंट, या आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो सर स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है ना आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, CMP 08। सर ये नील आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता था, पर अब स्टेटमेंट नील हो या कुछ भी हो, आपको पोर्टल ओपन करके रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा ना यार। तो एसएससी को उसका प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बोल दिया कि आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अगर एक एसएमएस भेज देंगे नील रिटर्न का, तो भी हम मान लेंगे आपका नील रिटर्न सबमिट हो गया है। बस ये फैसिलिटी दी, अच्छी फैसिलिटी है, जनता के फायदे की फैसिलिटी, इसलिए मैंने कहा अच्छा पॉइंट है, बस खत्म हो गया। और क्या, पर एक एक्सप्लेनेशन ये बोलता है नील का मतलब नील होता है भैया, मतलब पूरे रिटर्न या स्टेटमेंट के किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं नील स्टेटमेंट। ओके डन, पढ़ लीजिए इसको आप।
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। सर मैंने देखो नोटिफिकेशन नंबर, डेट, किस दिन से एप्लीकेबल हुआ, वो सब याद करने की जरूरत। ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट मीन्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर मीन्स इस पूरे चैप्टर में, रिटर्न वाले चैप्टर में कुछ भी लिखा हो उससे मैं कंसर्न नहीं है। दिस विल ओवरराइड, व्हाट विल ओवरराइड, that for a registered person who is required to furnish a nil return under section number 39 in form number GSTR 3B, or nil details of outward supply under section number 37 in form number GSTR 1, or a nil statement in form number GST CMP 08 for composition scheme persons, if he want to submit these nil for a tax period, then any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or details of outward supplies or statement through a short messaging says using his registered mobile number. दोस्त के मोबाइल नंबर से मत भेज देना ऐसे में, क्लियर सर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के थ्रू भी आप रिटर्न सबमिट कर सकते हो, नील रिटर्न हुआ तो। एंड द said return or details of outward supplies or statement shall be verified by रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड वन टाइम पासवर्ड मींस ओटीपी। सर ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा और काम खत्म। यार इसलिए बोला दोस्त के मोबाइल से मत कर। सर एक्सप्लेनेशन मिलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल नील रिटर्न, नील डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और नील स्टेटमेंट शैल मीन दैट, सारे कॉलम में कोई मतलब किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं होनी, सारे कॉलम नील होने। शैल मीन दैट, shall mean return under section number 39 or details of outward supplies under section number 37 or statement under roll number 62 CMP 08 जो होता है for a tax period that has nil or no entry in all tables the respective forms, that is GSTR 3B or GSTR 1 और C, मीन्स आपके पूरे स्टेटमेंट में रिटर्न में कोई एंट्री नहीं, इसको बोलेंगे नील रिटर्न। और ये नील रिटर्न अगर आपको सबमिट करना तो आप चाहे तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू यूजिंग योर ओटीपी, जो उस पे ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे वो सबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। डन, कोई खास बात। अब सर क्विक टफ अमेंडमेंट्स है क्या यार, बहुत इजी ना, आपको बोला ना मैंने लेक्चर 1 में भी बोला था कि बहुत इजी अमेंडमेंट्स है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त होके पढ़ाओ। और कोई डरा है ना अगर अमेंडमेंट नाम से, डरने का नहीं। सर आइए अब हम आ गए कहाँ, पेज नंबर 417 जो एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग प्रोविजन है। सर कोई खास बात नहीं है सर, एनुअल रिटर्न आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था बेटा। एनुअल रिटर्न्स, every registered person is required to file annual return on or before 31st December after the end of the relevant financial year। पर आपने पढ़ा था 2018-19, देन सर 2017-18 और 2018-19 के लिए जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करेगा, कितना 2 करोड़, उन्हीं को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। क्लियर, यही पढ़ा था ना आपने। अरे यस या नो, और उस 2 करोड़ या उससे कम जिसका टर्नओवर उस पास ऑप्शन है, वो फाइल करे तो करे, नहीं करे तो ना करे। सेम ऑप्शन 2019-20 के लिए भी दे दिए, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं सर। मींस देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए भले। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल has notified the registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed rupees 2 crores, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, and who have not furnished the annual return before the due date, जिन्होंने annual return फाइल नहीं किया, तो उनको नोटिफाई किया है as the registered, as the class of registered person who shall have the option, बस क्या होगा भैया, option to furnish the annual return, who shall have the option to furnish the annual return in respect of financial years 17-18, 18-19 ये तो पहले भी था, and 19-20 इस बार खास अमेंडमेंट ने क्या नहीं डन। हियर मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस नोटिफिकेशन मेड दिस ऑप्शन अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, दैट्स इट। मतलब 19-20 में भी का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 2 करोड़ था, उनके लिए ऑप्शनल है कि वो चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल ना करें। देखो बेटा, रिटर्न, एनुअल रिटर्न तो सबको फाइल करना पड़ता है। फिर ये इन 3 साल के लिए ऑप्शन दिया 2 करोड़ की लिमिट। जीएसटी ऑडिट जो है ना बेटा, जीएसटी ऑडिट विद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो 2 करोड़ से एक्सीड जिनका टर्नओवर है उन्हीं को कराना कंपलसरी था, पर एनुअल रिटर्न तो सबके लिए कंपलसरी था जो भी रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शन। इसलिए सिंस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज करके 2 करोड़ तक की लिमिट तक जिनका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर
उनको बोल दिया ठीक है आप एनुअल रिटर्न फाइल करो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चल जाए। ओके डन। जीएसटी ऑडिट के केस में 2 करोड़ से ऊपर वालों को ही ऑडिट कराना था, पर ऑडिट एनुअल रिटर्न के केस में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटर्न, इसलिए 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को माफ कर दिया, जाओ भैया ऐश करो। आइए सर हम आगे कहा जीएसटी ऑडिट में, जीएसटी ऑडिट में एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ। अभी अभी मैंने बोला आपको कि सर जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होता है उनको जीएसटी ऑडिट कराना कंपलसरी है, पर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होगा उन्हीं को जीएसटी ऑडिट कराना कंपलसरी था, ऐसा आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा। क्लियर? अभी भी है, अभी एक साल और ऐड कर दिया, 2019-20 भी ऐड कर दिया, बस और कोई चेंज नहीं। मीन्स सर ये बोल दिया कि 2019-20 और 2018-19 ये 2 फाइनेंशियल ईयर में जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस करेगा उन्हीं को जीएसटी ऑडिट करानी है, उन्हीं को जीएसटीआर 9C के फॉर्म में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना है। क्लियर? जिनका टर्नओवर इससे कम है तो ऑडिट ना। हाँ, इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट हुआ तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट रिलेवेंट है। मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कि जो अभी बजट पेश हुआ है इसमें तो जीएसटी ऑडिट के प्रोविजन को ही उड़ा दिया, डिलीट कर दिया सेक्शन को ही, मतलब जीएसटी ऑडिट उड़ा रहे हैं बेटा, भी एक्ट पास ऑन दो, अभी तो फाइनेंस बिल आया बेटा, ठीक है, पर वो अभी आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मैं उतनी बात क्यों करूँ आपसे फालतू। अभी तो जो रिलेवेंट है वही बात करूंगा मैं आपसे एग्जाम्स के लिए, ठीक, आप चाहे पढ़ना तो पढ़ लीजिए। However, every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-19 and 19-20 exceeds rupees 5 crore shall get his accounts audited as specified under section number 35 subsection 5, and he shall furnish a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement duly certified in form number GSTR 9C for the said financial year। मतलब सर बेनिफिट टू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 भी दे दिए। ओके डन, कोई खास बात नहीं सर, डन। ये देखो पूरा पेज खत्म हो, डरते हो कभी नहीं डरना। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स। आपने नाम सुना होगा सर, क्या? अरे सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जी हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या हेडिंग है देख लीजिए। तो उसका जीएसटी में इम्पैक्ट क्या है, एक वैसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा इशू हुआ था, सर्कुलर भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, पर आईसीआई ने एक छोटा सा पार्ट आपके लिए रिलेवेंट पोर्शन दिया है, उतना ही डिस्कस करना, उतना ही। स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एआरपी अंडर द इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2006, तो उसके लिए जीएसटी का प्रोसीजर क्या वो बात करना है। देखो आपको पता है अगर कोई भी कंपनी कोई भी पर्सन डिफॉल्ट करता है तो ऐसे पर्सन अगर वो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में कवर हो गया तो साहब क्या होगा, उसके लिए आरपी या आईआरपी अपॉइंट होता है बेटा, फिर तो उसको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, फिर सारे कंप्लायंस उस आरपी या आईआरपी को, फिर बस इतना सा इन्होंने एक्सप्लेन किया, और सारे कंप्लायंस पार्ट का प्रोविजन का बर्डन उस आईआरपी और, ठीक है पढ़ लीजिए एक बार इसको, क्योंकि ही विल कंटिन्यू द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न जब तक कि एनसीएलटी उस कंपनी का काम तमाम ना कर दे। क्लियर? ओके पढ़िए पढ़िए, इतना ही क्रक्स है जो मैंने बताया बस। सर एक दो बातें और आएगी इस पर, ओके as per insolvency bankruptcy code 2016, once an entity defaults certain threshold amount, corporate insolvency resolution process CIRP gets triggered and the management of the entity which is called corporate debtor and its assets vest with an IRP, interim resolution professional or resolution professional RP. The IRP or RP continues to run the business and operations of the said entity as a going concern and is responsible for the compliance with all the laws till the insolvency proceeding is over and an order is passed by the NCLT, National Company Law Tribunal. जब तक कि NCLT हम तमाम ऑर्डर पास नहीं करते तब तक सारे कंप्लायंस किसको करने पड़ेंगे, IRP या RP को। The definitions of the term corporate debtors, CIRP, IRP और RP को आप IBC में देख सकते हो, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया अलग से कोई डेफिनेशन, क्लियर, उसको रेफर कर दिया, बस वहाँ का रेफरेंस दिया है सर। एंड अब जीएसटी की बात करते हैं सर। द गवर्नमेंट इज
prescribed special procedure under section number 148 of the CGST Act for the corporate debtors who are undergoing CIRP under the provisions of the IBC. Okay. तो सर जो भी CIRP के थ्रू गुजर रहे हैं एसएससीज उनके लिए क्या स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है वो दिया है और उसका एक समरी दिया है इसे आपके सिलेबस एंड द मैनेजमेंट ऑफ हुज अफेयर्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय आईआरपी और आरपी क्या करना पड़ेगा साहब सबसे पहला पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन सर क्लियरली बोल दिया है the corporate debtor who is undergoing CIRP is to be treated as a distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take new registration in each state or union territory where corporate debtor was registered earlier. तब जिन जिन स्टेट्स में जिन टेरिटरीज में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उन स्टेट में सिंस अब आईआरपी है आरपी ने सर काम संभाल लिया है तो अब उन सारी जगह पे आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सर आईआरपी है आरपी को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन और वो भी विद इन 30 days of the appointment of the IRP or RP or by 30th June 2020 whichever is late. तो 30 जून 2020 एक जब ये प्रोविजंस नए नए आए थे तब एक डेट दी थी कि ठीक है अब तक जिस नहीं अप्लाई किया 30 जून तक अप्लाई कर देना तो गई बेटा डेट अब तक ओके तो कुल मिला के 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा सर द IRP और RP will be liable to furnish returns make payment of taxes and comply with all the provisions of the GST law during the CIRP मतलब IRP और RP ही comply करेंगे ओके प्लस एक एग्जम्पशन दे दिया रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बोल दिया कि हर स्टेट में आपको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा साहब इन एवरी स्टेट यू नीड टू अप्लाई फॉर अ सेपरेट और न्यू रजिस्ट्रेशन जहां जहां भी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पर अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर ऐसा है जिसने जीएसटी के सारे कंप्लायंस कर रखे कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा सर सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल किए हुए कोई पेमेंट ड्यू नहीं उसका तो ऐसे पेमेंट ऑफ टैक्स तो ऐसे केस में सर आईआरपी और आरपी को न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां जीएसटी डिपार्टमेंट टेंशन फ्री है ये असस इतना अच्छा है कि ऑल्दो ही इज अंडरगोइंग सीआईआरपी पर जीएसटी कंप्लायंस पूरे कर रहा है ये पढ़ लीजिए यहाँ पे लिखा है However, corporate debtor or IRP or RP would not be required to take a fresh registration in those cases where statements in form number GSTR1 under section number 37 and returns in the form number GSTR3B under section number 39 of the CGST Act for all the tax periods for all the tax periods prior to the appointment of IRP और RP जब IRP और RP अपॉइंट हुआ उससे पहले वाला सारे टैक्स पीरियड के लिए सारे रिटर्न्स और सारे GSTR1 जितने भी थे वो सब सबमिट हैव बीन फर्निश्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर क्लियर सर ऑलरेडी आपने फर्निश कर रखे थे जो अर्लियर एसएससी था जो कॉर्पोरेट डेटर उसने ऑलरेडी फर्निश किए थे तो ऐसे केस में नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आइए लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ चेंज इन आईआरपी और आरपी में सरकार इन केस आईआरपी और आरपी चेंज हो गया तो क्या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा एक क्वेश्चन है आंसर है नो और डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि नहीं सर ऐसे केस में न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आप मेयरली उसमें अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर देना इन रजिस्ट्रेशन और सर आपका अमेंडमेंट हो जाएगा आपको नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और सिंस ये नॉन कोर फील्ड एरिया होता है तो आप जैसे ही अमेंडमेंट के अप्लाई करेंगे ओटीपी आएगा वेरीफाई किया डन सरकार वो अमेंडमेंट हो जाएगा पढ़ लीजिए इसको फर्दर इन केसेस वेयर आरपी इज नॉट द सेम एज आईआरपी और मतलब आरपी अलग है और आईआरपी अलग है और इन केसेस वेयर डिफरेंट IRP or RP is appointed midway during the insolvency process, the change in the GST system may be carried out by an amendment in the registration form. Okay, done. No need of new registration. Changing the authorized signatory is a non-core amendment and does not require approval of tax authority. आपको पता है बेटा authorized signatory का नाम अगर पर्सन चेंज करना है तो आप डायरेक्ट OTP के थ्रू चेंज कर सकते हो अमेंडमेंट करोगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एंड सर ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई होके अमेंड हो जाएगा वहां टैक्स ऑफिसर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती नॉन कोर फील्ड एरिया सर हाउएवर इफ द प्रीवियस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डज नॉट शेयर द क्रेडेंशियल्स मतलब वो पासवर्ड अगर आपको नहीं देता ओटीपी वगैरह नहीं देता आपको विद हिज सक्सेसर देन
newly appointed person can get his details added through the jurisdictional authority as primary authorized signatory. मतलब लास्ट जो पर्सन था वो अगर झगड़ा कर रहा था मैं तो नहीं देता, क्लियर सर। तो ऐसे केस में क्या करने का, तो जीएसटी ऑफिसर आपकी हेल्प कर देगा कि ठीक है साहब ये लो, आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बन गए, क्लियर। द न्यू रजिस्ट्रेशन बाय आईआरपी और आरपी शैल बी रिक्वायर्ड ओनली वंस। नया रजिस्ट्रेशन तो एक बार ही करना पड़ेगा सर जब वो अपॉइंट होता था। एंड इन केस ऑफ एनी चेंज इन आईआरपी और आरपी आफ्टर इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द initial appointment under IBC, it would be deemed to be change of just authorized signatory, and it would not be considered as a distinct person on every such change after the initial appointment. इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, clear। Accordingly it has been clarified that such a change would need only change of authorized signatory, which can be done by the authorized signatory of the company, who can add IRP or RP as new authorized signatory, or failing that it can be added by the concerned GST officer on request by IRP or RP। डन। मतलब कुल मिला के अगर मिडवे में कभी IRP या RP चेंज हो रहा है तो नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्लियर। मेनली अमेंडमेंट करेंगे इन योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उसमें ऑथराइज्ड पर्सन की चेंज कर देंगे, क्लियर। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर अगर प्रीवियस ऑथराइज सिग्नेटरी आपको क्रेडेंशियल्स मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह ओटीपी वगैरह नहीं देता है तो ऐसे केस में जीएसटी ऑफिसर की मदद लेके आप सर चेंज करवा सकते हो। और आईआरपी और आरपी जो नया आया है वो जीएसटी ऑफिसर की हेल्प से अपना सर जीएसटी सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करवा देगा कंपनी का और वो ऑथराइज सिग्नेटरी। दैट्स इट, क्लियर, डन। कोई खास बात? ओके सर। आइए सरकार, मैंने एक और सर्कुलर ऐड किया है यहाँ पर, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, नाम तो सुना होगा आपने। तो याद आया क्या, प्रोविजनल बेसिस पर 10% तक का क्रेडिट एसएससी ले सकता है अगर जीएसटीआर 1 में कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्लियर सर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्कुलर में पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन पर्पज के रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि अगेन ये कोविड 2020 जो आया था, कोविड 19 पर सिंस 2020 में आया था, इसलिए मैंने 2020 बोला। ओके, आई नो वेरी वेल कोविड 19 सर। पॉइंट ये है, गुजर चुका हूँ सर उस दौर से मैं भी। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि एनी एसएससी कैन अवेल द टैक्स क्रेडिट ऑन प्रोविजनल बेसिस। अगर आपके जीएसटीआर 2A में कोई क्रेडिट नहीं आ रही तो एलिजिबल क्रेडिट का 110% तक क्रेडिट आप ले सकते हो इन पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, क्लियर। पर सर अगेन फॉर द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी, सॉरी कलर चेंज करें, फॉर द मंथ ऑफ February, March, April, May, June, July and August 2020, in particular months for a particular period। समझे? ये आगे काम नहीं आएगा प्रोविजन, ये वन टाइम एक्सरसाइज थी। अब सिंस क्या तकलीफ हुई भैया, सर अब मान लो मैंने आपसे कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज किए, अब लॉकडाउन हो गया, नाउ आई वांट टू अवेल द आईटीसी। अब मैंने अपनी बुक्स में आईटीसी ले लिया सर, पर जब मैं अपना जीएसटीआर 2A देखता हूं उसमें वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटेंट साहब ऐसी जगह पे है जहां से वो वर्किंग नहीं कर सकते, और अब आप यू आर नॉट एबल टू फाइल योर जीएसटीआर 1। गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट का एक्सटेंशन दिया था उस टाइम। अब आप जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर पाओगे, मेरे 2A में नहीं आएगा, मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा बेटा। अब 10% तो एक छोटा अमाउंट होता है यार, पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे देश के लोग सर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब मेरे को तो क्रेडिट चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा था। अब मैं मैक्सिमम 10% तक ही ले सकता हूँ, 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट जो मेरे 2A में आ रही है। अब 2A में तो क्रेडिट आई नहीं रही है मेरे सर तो उसका 10% कितना लूंगा मैं, समझे? तो वहां पर टेम्पररी इस पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 जितने आपके पास परचेज इनवॉइसेस है जिनका आपको लगता है क्रेडिट लेना चाहिए, आप खुद ले लो साहब, ले लो, भले 2A में आया कि नहीं आया, आप सारा क्रेडिट ले लो। हो गया। अब सितंबर मंथ का जो ड्यू डेट आएगा सर, सितंबर मंथ, सितंबर 2020 का जो जीएसटीआर 1 सबमिट करने का जब ड्यू डेट आएगा, उस दिन आप चेक करना कि आपके 2A में टोटल क्रेडिट कितनी आ रही है सब, फरवरी से लेकर अगस्त 2020 मंथ की।
क्लियर? एक बार तो पूरा क्रेडिट ले चुके हो, अब देखिए कि अगस्त 2020 तक, फरवरी से लेके अगस्त 2020 तक कितना 2A में क्रेडिट आ रहा है। अब उसका 110% करके देखिएगा, ये मान लेंगे कि वो एलिजिबल क्रेडिट है और उसका 10% एक्स्ट्रा आप और ले सकते हो, और आपने जो एक्चुअल लिया है उसको कंपेयर करना, और जो डिफरेंस होगा, यार अगर आपने एक्सेस क्रेडिट ली हुई है और 110% का जो आपने अभी 110% कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट थोड़ा कम आता है, जो एक्सेस अमाउंट है वो रिवर्स कर देना, वो आप पे कर देना सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करते वक्त, सितंबर मंथ का टैक्स पे करते वक्त उतना क्रेडिट आप रिवर्स कर दीजिए, दैट्स इट, क्लियर, डन। मतलब कुल मिला के एवरी मंथ जो आप 110% आप कैलकुलेशन करते हो वो हर मंथ मत करना, फरवरी से लेकर अगस्त 2020 के लिए बोल दिया, आप क्यूमुलेटिवली एक साथ इनका कैलकुलेशन सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले पहले कर लो, दैट्स इट, क्लियर। आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया है बेटा, देख लीजिए यहाँ पे, उससे क्लियरिटी पूरी मिल जाएगी बेटा आपको। सर अगेन कह रहा हूँ, गोइंग फॉरवर्ड आगे जिंदगी में ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये वन टाइम एक्सरसाइज थी, भगवान से दुआ करना ऐसे टाइम वापस नहीं। सर फरवरी 20 से लेकर अगस्त 20 तक, क्लियर, ये है एलिजिबल आईटीसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स मेड अंडर एक्सेप्ट रूल नंबर 36 रूल नंबर, मतलब ये एक्चुअल क्रेडिट था बेटा आपका, जो आपने परचेज पे पे किया, परचेज पे एक्चुअल जो टैक्स पे किया वो दे रखा आपको 300 400 500 350 450 550 एंड 200 टिल अगस्त 2020, टोटल अमाउंट कम्स टू 2750। और इन मंथ में बोला तुम्हारी मर्जी हो पूरा क्रेडिट लेना साहब, वहां पे आपको 2A देखने की जरूरत नहीं, तो आपने पूरा का पूरा 2750 क्रेडिट ले लिया। आईटीसी अवेल्ड बाय द टैक्स पेयर इन जीएसटी 3B ऑफ द रेस्पेक्टिव मंथ, पूरा पूरा आप क्रेडिट लेते गए हर मंथ, देखो 300 300 400 400, दिस इज हाउ पूरा 2750 आपने क्रेडिट ले लिया इन 3B। अब साहब जब सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने का ड्यू डेट आया, तब देखिएगा आपके 2A में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी इज एलिजिबल एंड अपलोडेड बाय द सप्लायर्स टिल ड्यू डेट ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20। अब आपके 2A में कितना आ रहा है, 270 380, ये वो सब कुछ मंथ वाइज मत देखना, टोटल कितना आ रहा है सर, मंथ वाइज हटा दो सर, टोटल कितना आ रहा है 2450। अब 2A में एलिजिबल क्रेडिट इन सारे मंथ का आ रहा है कितना बेटा 2450। अब 2450 मान लीजिएगा कि एलिजिबल क्रेडिट था, उसका 10% एक्स्ट्रा और कर लीजिए, अब 2450 का 10% अगर आप करेंगे तो टोटल आएगा 2695। सर 2450 प्लस 245, 10% ऑफ 2450 विल बी 245, तो ये आएगा क्या 2695। अब ये 2695 इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच यू कैन अवेल पर इन 7 मंथ्स में आप टोटल क्रेडिट जो ले चुके हो वो है कितना 2750, जबकि लेना कितना है आपको बेटा 2695, तो अब क्या करिएगा जो एक्सेस अमाउंट है 55 रुपी का, दैट 55 रुपीज विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर मंथ का रिटर्न जब फाइल करेंगे तब 55 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा, बात एक ही बेटा, ओके डन। एंड देखिए सितंबर मंथ का नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 55, ये हमने बात कर ली बेटा। सितंबर मंथ में 500 का एक्चुअल बिल थे आपके पास बेटा, 385 ही 2A में आया, सॉरी 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 2A में तो 350 आया बेटा, 500 रुपी वॉज द एक्चुअल टैक्स पेड एज पर इनवॉइसेज ऑफ परचेजेस, पर आपके 2A में केवल 350 आ रहा है, तो आप केवल 385 ही ले सकते हो, क्योंकि 350 प्लस 10% ऑफ 350 35, 350 प्लस 35 385, इतना ही आप क्रेडिट ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए बेटा, in form number GSTR 3B for the month of September 2020, the taxpayer shall avail ITC of 385, ये जो आया अमाउंट अंडर टेबल नंबर 4A, एंड would reverse ITC of rupees 55, ये 55 ये रहा यार, क्योंकि अगस्त मंथ तक, फरवरी से अगस्त मंथ तक आपने जो क्रेडिट लिया और 110% करके जो क्रेडिट आता है उसमें डिफरेंस था कितना 55 रुपये का, आपने 55 रुपये एक्स्ट्रा लिया था उसको रिवर्स कर देना, और सितंबर मंथ का क्रेडिट जो 385 बनता है वो यार डन, कोई खास बात नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2020 केवल एक साल के लिए, इन 7 मंथ्स में जो भी आपका एक्चुअल क्रेडिट था आप ले सकते थे रेस्पेक्टिव मंथ में, पर ये मंथ खत्म होने के बाद जब सितंबर मंथ की रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल करने का ड्यू डेट आएगा तब आप चेक करिएगा आपके 2 में सारे मंथ में, इन सारे मंथ्स में कितना क्रेडिट एक्चुअली आया था, क्लियर। अब उसका 110% करके देखिएगा, मैक्सिमम आप उतना ही क्रेडिट ले सकते हो, और आपने एक्चुअल कितना लिया
इन 7 मंथ में, कंपेयर कर लेना। क्लियर? अगर आपने एक्सेस क्रेडिट लिया था तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? और अगर आपने कम लिया था तो ओके, कम ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस लिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और हम रिवर्स कर देंगे सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले। ओके डन, सितंबर मंथ की रिटर्न के साथ। ओके, वैसे ये वन टाइम एक्सरसाइज थी, उसके लिए सर्कुलर ये आया, क्लियर, क्लेरिफिकेटरी नेचर का, कोई खास बात नहीं थी, कोई अमेंडमेंट नहीं था बेटा ये। ओके, और सर सिंस कोविड-19 के लिए, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये वन टाइम एक सर्कुलर एड हुआ था, आगे काम नहीं आएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी यू नो वी हैव टू कवर एवरीथिंग, नो चांस विद आई सर। ओके सर, आइए रिफंड्स अंडर जीएसटी, रिफंड्स अंडर जीएसटी बच्चों, माहौल एकदम जबरदस्त। ध्यान रखिए बेटा, ये जितने भी प्रोसीजरल चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन सबको भी हमने लेक्चर्स में बहुत शिद्दत से पढ़ा है, माहौल से पढ़ा है, प्लस हर चैप्टर का चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर आपने पढ़ा है, सुना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इन सबको यूज करिए और माहौल बनना चाहिए एग्जाम। आइए सर, तो ध्यान रखिएगा, आपने देखे होंगे इस बार के रिजल्ट्स, कई सारे स्टूडेंट्स ने 80 भी स्कोर किया है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली उन्होंने ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तभी जाके स्कोर बहुत अच्छा आया है। तो सर आप लोग भी प्लीज इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। आइए सर, नेक्स्ट हेडिंग रिफंड के अंदर देखिए, सर्कुलर है, रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, मतलब एक्सपोर्ट के केस में, या जीरो रेटेड सप्लाई बोल दो, बेटर वर्ड ये है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जब आईटीसी का रिफंड मिलता है ना बेटा। क्लियर? दो ही केस है, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी, और सेकंड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन दो केस में ही आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है, पर अगर कोई इनवॉइस आपके 2A में, जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो सर उस अमाउंट का हम कभी भी रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। भले आप उसका आईटीसी ले सकते हो प्रोविजनल बेस पे 10% तक का, पर हम उसका रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। देखिए हेडिंग से समझ में आएगा, रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3 is restricted to the extent of credit reflected in form number GSTR 2A। एक सर्कुलर दिया, क्लेरिफिकेशन देके और बोल दिया, सर पढ़ लो भली, मैंने तो वैसे पढ़ा दिया है, इन वेक ऑफ इंसर्शन ऑफ सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 36, it has been decided that refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by the supplier in form number GSTR 1 and are getting reflected in form number GSTR 2A of the applicant। यार जो इनवॉइसेस 2A में आ रहे होंगे वही एलिजिबल होंगे रिफंड के लिए। और हाँ, फर्दर एक और सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया, अरे भैया दिमाग खराब मत करना, ये प्रोविजन उन्हीं इनवॉइसेस के लिए एप्लीकेबल है जो 2A में आने चाहिए। अब सर जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 के थ्रू 2A में आते ही नहीं है, इसके लिए जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करना पड़ता है, तो उसके लिए तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। जैसे सर इंपोर्ट के केस में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आपको आईटीसी मिलेगा, आप उसका रिफंड ले लेंगे अगर रिफंड लेना चाहे तो बेटा, वो थोड़े 2A में आएगा। जैसे आईएसडी इनवॉइस हो गए, इनवर्ट सप्लाइज लायबल टू रिवर्स एज मैकेनिज्म हो गया बेटा, एटसेट्रा। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आईटीसी क्लेम करते हो, तो वहां पे तो ऑब्वियसली दीज इनवॉइसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफ्लेक्टेड इन 2A। तो जो इनका, जिनके लिए जीएसटीआर 1 सबमिट होता है और जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है, उन्हीं के लिए बोला है कि अगर वो इनवॉइस 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुए तो हम उसका रिफंड नहीं। ये इनवॉइसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो 2A में रिफ्लेक्ट होते ही नहीं है, इनका सिस्टम ही अलग है, डायरेक्ट आप मैनुअली क्रेडिट लेते हो इनका, तो क्रेडिट लेके रिफंड लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ये प्रोविजन आए नहीं होगा। ओके डन सर, कोई खास बात नहीं, माहौल और क्या सर, इतने इजी पॉइंट्स सर, बस हो गया। रिफंड्स के अंदर एक ही सर्कुलर था ये वाला छोटा सा। देन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 17 अपनी बुक्स का, ये अभी जो पढ़ा है मैंने अमेंडमेंट आपको, जीएसटी ऑडिट जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होगा, याद है 5 करोड़ 2018-19 पे पहले से था, 19-20 में भी आ गया सर, उन्हीं को जीएसटी ऑडिट करानी है, उन्हीं को जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना है, बाकी को जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट सिंस रिपीट हो रहा था इस चैप्टर के अंदर, तो सर आपकी बुक में भी रिपीट हो रहा होगा ना बेटा यार, अमेंडमेंट तो वहाँ भी करना पड़ेगा आपको, बस आपको यहाँ पे अमेंडमेंट नोट्स में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं पहले आपको। ओके सर डन। देन पेज नंबर 474 कार आ गए हम ईवी बिल में, पढ़ा दिया पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी। सर देखो
ईवे बिल का रूल नंबर 138A मिला क्या? रूल नंबर 138A, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिए। तो मतलब प्लीज टर्न ओवर। ओके, हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। शायद नेक्स्ट पेज देता तो शायद आपको समझ नहीं आता कि अमेंडमेंट का हुआ। लास्ट पेज पे कोई अमेंडमेंट था ही नहीं। ओके सर, ये पेज तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है। पेज नंबर आएंगे कहाँ बेटा? 475। क्लियर? यहाँ पे सब रूल नंबर 2 चेंज हुआ। अरे क्या चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, सिंपल सी बात है सरकार। अभी तो आपने पढ़ा क्यूआर कोड कि जिनको भी सर ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, याद आया क्या? वो ई इनवॉइस ही इशू करेंगे। अब सर ट्रांसपोर्टर जब गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ में रखने पड़ते हैं? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा था बेटा इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। इस द केस में भी अब इनवॉइस उसके पास होना चाहिए, पर अगर ई इनवॉइस इशू हुआ तो उसके लिए बोल दिया है कि अगर ई इनवॉइस इशू हुआ है तो सरकार, अगर वो ट्रांसपोर्टर केवल क्यूआर कोड दिखा देगा ऑफिसर को तो भी काम चल जाएगा। देख लो, इन केस इफ इनवॉइस इज issued in the manner prescribed under sub rule number 4 of rule number 48 मतलब e invoice, then the QR code having an embedded invoice reference number in it may be produced electronically for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of the tax invoice। in lieu of मतलब उसके बदले में, फिजिकल कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस के बदले में आप क्यूआर कोड भी दिखा देंगे प्रॉपर ऑफिसर को तो भी वेरिफिकेशन वो कर लेगा साहब, फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अरे भैया क्या माहौल सर। चलिए कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट अगेन रूल नंबर 138E, रूल नंबर 138E अगेन पीटीओ। नेक्स्ट पेज पे छोटा सा पॉइंट हुआ है। कुछ नहीं सर, पहले मैं बताऊंगा कि रूल क्या है। पहले तो ये बात, क्योंकि आपको पता है जो पहले पढ़ा हुआ उसको पे थोड़ा ब्रश मारना पड़ता है, तभी तो पॉइंट्स लिंक होंगे। रेस्ट्रिक्शंस, restriction on furnishing of information in part A of form number GST EWB 01। मतलब सर आपको पता था ना सर रूल नंबर 138 में क्या लिखा था कि अगर कोई भी असेसी ने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है तो CMP 08 अगर फाइल नहीं किया, या GSTR नॉर्मल असेसी अगर है तो GSTR 3 भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए सबमिट नहीं किया, या 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए उसने GSTR 1 सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में उस असेसी के रेस्पेक्ट में ईवे बिल इश्यू नहीं हो पाएगा, भले ही वो रेसिपिएंट हो या वो सप्लायर हो। मींस इवन इफ यू आर सप्लाइंग और यू आर परचेजिंग, नोबडी कैन इश्यू ईवे बिल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेसी जिसने 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए या तो अगर कंपोजिशन स्कीम में तो CMP 08 फाइल नहीं किया, या नॉर्मल असेसी है तो GSTR 3 भी फाइल नहीं किया, या GSTR 1 सबमिट नहीं किया, तो उसके लिए बार हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा और वो GSTR और वो उसके रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल इश्यू नहीं हो पाएगा, भले ही वो रेसिपिएंट हो या सप्लायर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब सर टेंशन का ही कोविड के टाइम पे, अब कोविड-19 जब चल रहा था बेटा, उस पीरियड में बहुत सारे लोग तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाए बेटा, तो क्या करेंगे? तो उस पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, ये लिखा था, देख लो बस। और क्या है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज है क्या? डरते नहीं बेटा। सर क्या लिखा, पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the said restriction will not apply, the said restriction shall not apply during the period from 20th March till 15th of October 2020 in case where the return in form number GSTR 3B or a statement of outward supplies in form number GSTR 1 or the statement in form number GST CMP 08 as the case may be has not been furnished for the period from February 20 to August 2020। फरवरी 20 से लेकर अगस्त 20 तक अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए, कोई बात नहीं, आप पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, जो जिंदगी। सर कोविड में तो सबने सर घर बैठ के काम किया और काम नहीं हुआ तो मजे तो मारे ना लोगों ने, पर दुखी हुए तो ये लोग। पर उस केस में वहां पे अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए लोग, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं है, ये रूल नंबर 138 उस पीरियड के लिए हम अप्लाई नहीं। तो मेजर अमेंडमेंट है क्या? नहीं ना। बस आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। आपने सुना होगा सेक्शन नंबर 73 और 74। सर शोकोज नोटिस याद है क्या? डिमांड्स एंड रिकवरी चैप्टर में शोकोज नोटिस। अच्छा आपको पता है सेक्शन नंबर 73 मिस्टेक वाला केस, सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड वाला केस, इनके केस में शोकोज नोटिस एसएससी इशू करेगा, डिपार्टमेंट इशू करेगा एसएससी को। पर
डिपार्टमेंट को ये बोला हुआ था, देखो पहले मैं अमेंडमेंट से पहले बात कर लेता हूँ प्रोविजन क्या था, तो समझ में आएगा ना अमेंडमेंट क्या हुआ है। डिपार्टमेंट ने प्रॉपर ऑफिसर को ये बोला हुआ था कि एसएससी को तुम प्री नोटिस कंसल्टेशन के लिए बुला लेना, याद आया क्या बेटा? शोकोज नोटिस सर्व करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर उसको बताएगा कि भैया हमारे हिसाब से इतना टैक्स बनता है, पहले ही पे करते हैं हम, शोकोज वगैरह इश्यू नहीं करेंगे, झगड़ा खत्म कर सर। क्लियर? तो ये पहले भी था, अभी भी है, पर पहले प्रॉपर ऑफिसर के लिए कंपलसरी था कि उसको प्री एससीएन प्री नोटिस कम्युनिकेशन देना ही पड़ेगा। क्लियर? पर अब ऑप्शनल कर दिया प्रॉपर ऑफिसर के लिए कि शोकोज नोटिस सर्व करने से पहले प्री नोटिस कंसल्टेशन करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें लगता है शोकोज देना डायरेक्ट दे दो। क्लियर? केवल एक वर्ड चेंज किया उसने। प्रॉपर ऑफिसर शेल था पहले, कट करके मैं कर दी। The proper officer may communicate the details of any tax, interest, or penalty as ascertained by him to the assessee before service of show cause notice, whether it is under section number 73 subsection 1 or 74 subsection 1. Here, here the word shall has been substituted by the word may. इसका इफेक्ट क्या है बेटा अमेंडमेंट का? Now it is optional and not compulsory for the proper officer to serve pre-notice communication to the assessee. Here और सर ऑफिसर को लगता है कि प्री नोटिस कम्युनिकेशन देना है तो ही देगा, और ऑफिसर को लगता है नहीं डायरेक्ट शो को टिकाना है, टिका देगा। ओके डन सर। आइए देखो यहाँ पे केवल एक वर्ड चेंज हुआ, शेल को कट करके मे लिखा है, पर अगेन दिस इज वेरी गुड अमेंडमेंट। ओके, इसका इंपैक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स। आइए जीएसटी का लास्ट चैप्टर है सर, पेज नंबर 552। यहाँ पे एक सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन नंबर 168A। सेक्शन नंबर 168A ये बोलता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखो बेटा कोविड-19 ने बहुत चीजें सिखाई है, एंड बहुत सारे कानूनों में जो ड्यू डेट दे रखी थी उसको एक्सटेंड करने का पावर गवर्नमेंट को दिया है। तो सर क्या हुआ, कई सारी जगह गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था ड्यू डेट को एक्सटेंड करने का। अब क्या करें ऐसे केस में? लॉकडाउन लग गया सर, अब एक्सटेंड करना भी कंपलसरी है, इसलिए सर स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू इस सेक्शन को लेके आए थे, बाद में इसको रेटिफाई कर दिया थ्रू फाइनेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 168A इंसर्ट किया, और क्या बोलता है देखो पढ़ लीजिए पूरे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंसर्टेड सेक्शन नंबर 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगेन एग्जामिनेशन के लिए कोई काम का पॉइंट हियर। The central government has inserted section number 168A of the CGST Act through the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions Act 2020 with effect from 29th of September 2020, which empowers it. अब मेन बात यहाँ से, this section empowers it to extend due dates for company. बस गवर्नमेंट को पावर दिया कि बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन आप चाहे तो ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकते हो, पर कब पढ़ना इसको? This section enables the government to extend the time limits provided under the said act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force measure. Okay, मतलब काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी और व्हाटएवर इट इज। मैं बताता हूँ फोर्स मेजर क्या होता है, दिखाया आगे मैंने। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ गई, पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, तो ऐसी वजह से अगर जो एक्शन लेना था जिसका ड्यू डेट आने वाला है वो अगर उस ड्यू डेट पे पूरा नहीं हो सकता दिख रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है, पावर दे दिया, जनरल पावर दे दिया सेक्शन नंबर 168 के थ्रू। एंड दिस पावर कैन आल्सो बी एक्सरसाइज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। गवर्नमेंट चाहे तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकती है इस पावर को। हियर फोर्स मेजर मींस अ केस ऑफ वॉर, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर कैलेमिटी caused by the nature or otherwise affecting the implementation of the any of the provisions of this act। तरह की सिचुएशन की वजह से अगर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करने का पावर गवर्नमेंट। न्यू सेक्शन हैड कम इफ दिस न्यू सेक्शन जो 168 है, दिस न्यू सेक्शन हैड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 31st March itself थ्रू एन ऑर्डिनेंस। स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया था गवर्नमेंट ने, पास्ड बाय द गवर्नमेंट which is now given power through act। सेक्शन नंबर 168 का पावर दे दिया। Clear? Through this act, taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions act 2020 के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे तो 31st March से ही ऑर्डिनेंस के थ्रू, स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको ले आए थे,
पर बाद में सेक्शन के थ्रू पावर दे दिया। क्लियर? कुल मिला के गवर्नमेंट को पावर दिया कि फोर्स मेजर के सिचुएशंस में वो चाहे तो ड्यू डेट, कंप्लायंस की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकते। दैट्स इट, खत्म। सर लास्ट, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। सर सेक्शन नंबर 172, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। आपको पता है जीएसटी एक नया एक्ट आया है, नया सर कानून बनाया सर देश के अंदर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफिकल्टीज आएगी तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि थ्रू बाय इश्यू ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर वो चाहे तो डिफिकल्टी को रिमूव कर सकते हैं फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। पहले था 3 साल तक, जिस दिन से ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा उसके 3 साल तक रिमूव करने का पावर था। पर 3 साल तो निकल गए ना बेटा, 2017 1 जुलाई 2017 को ये एक्ट आया था। अब 3 साल तो निकल गए, क्लियर? अब 3 साल निकल गए तो डिफिकल्टी तो अभी भी आ जा रही है साहब, है ना? तो सर इसलिए इस पावर को एक्सटेंड करके 5 साल तक कर बोल दिया कि पावर टू इश्यू ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सटेंडेड टू 5 ईयर, अर्लियर इट वाज 3 ईयर। तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के ऑर्डर को इश्यू करने का पावर 5 साल तक कर दिया है। कोई खास अमेंडमेंट इन एग्जामिनेशन के लिए भी कोई खास नहीं है। देखिए आप ध्यान से बेटा, अमेंडमेंट नाम से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ चलाए। देख लेना आप, देखो बच्चों, आपके पास कोई भी डिग्री हो या ना हो, कोई पर्सन सीए बना नहीं बना, 50 डिग्री है या कोई भी डिग्री नहीं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे। और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कितनी भी डिग्री आपके पास आ जाए हम कुछ नहीं कर। क्लियर? इसलिए आपका इनर कॉन्फिडेंस कभी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, और आपने अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे अमेंडमेंट आ जाएंगे तो भी समझ में आएगा आपको, अपने आप समझ में आएगा बेटा। ओके, आइए आइए सरकार, ये तो हो गए हमारे किसके, जीएसटी के सारे अमेंडमेंट खत्म। आपको लगा होगा अच्छा सर अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई, इतना खत्म भी हो गया। हाँ सही में खत्म यही नहीं सर, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। आइए कस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कस्टम्स में कहा अमेंडमेंट थे, कुछ नहीं सर, 2-3 अमेंडमेंट है, वो भी कोई खास नहीं। आइए, अरे कोविड-19 की सिचुएशन थी बेटा, 31 अक्टूबर तक गवर्नमेंट ही एक्टिव नहीं थी जीएसटी टैक्सेशन में, कहां से वो अमेंडमेंट करते? आओ सब सर, सेक्शन नंबर 47 आपको पता है, अच्छा याद है क्या, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन चैप्टर अंडर कस्टम्स एक्ट। सर कस्टम में सिस्टम क्या है, जब भी आपको कस्टम क्लियरेंस कराना किसी गुड्स का, पहले कस्टम पे करो फिर गुड्स को क्लियर कराओ। पे फर्स्ट क्लियर लेटर। पर कुछ बड़े लोगों के लिए डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का सिस्टम दिया हुआ ना बेटा, है ना? सर उसमें क्या है, क्लियर फर्स्ट पे लेटर, तो वहां पे एक एसएससी को और ऐड कर दिया, एक एसएससी को और एलिजिबल कर दिया टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है टू मेक डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, किस किस को? फर्स्ट पॉइंट तो पहले भी था, importers certified under authorized economic operator program is AEO tier 2 and AEO tier 3, वो तो पहले भी थे बेटा। सेकंड, ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग को भी एलिजिबल कर दिया डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी के लिए। अब ये ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, इसको डिटेल्ड में आगे सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है, देखिए ध्यान से। एक्सप्लेनेशन देखिए, बोला फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन AEO मींस ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर and authorized public undertaking means authorized public undertaking approved by the Directorate of International Customs under the CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs। अब सर इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ये ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है उसको समझाने के लिए सर्कुलर दिया डिपार्टमेंट ने, वो भी मैंने आपको यहाँ देखिए दें। एक्सटेंशन ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेनिफिट्स टू ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। अब ये ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, क्या कंडीशन है, इसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। देखिए सॉरी, द फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी shall be available to public undertakings of central government and or state government which satisfy the following criteria। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स जो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी उसको अवेलेबल होगी ये फैसिलिटी। फर्स्ट, it must be a government company, must be a government company as defined under the Companies Act 2013 or a statutory corporation, a department or an autonomous body owned and or controlled by either central government or state government। ओके सर, गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए, स्टेटरी कॉर्पोरेशन होना चाहिए बेटा, डिपार्टमेंट होना चाहिए या ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड,
must possess a valid IEC code, importer exporter code होना चाहिए सर. Third, must be recommended for availing the said facility by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or an officer of equivalent rank in the state government. सरकार डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट रैंक वाला जो है ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट, वो रिकमेंड करना चाहिए इस कंपनी को कि नहीं साहब इसको डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दो, कोई दिक्कत नहीं. देन फोर्थ, इट मस्ट अंडरटेक टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स. जो डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स दे रखे उसके प्रोविजंस को कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा बेटा. देन इट मस्ट अदर टू द फॉलोइंग लीगल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. अब लीगल कंप्लायंस क्या बेटा, भैया ऑलरेडी चोर कंपनी को ही मान लो, फ्रॉडुलेंट केस चल रहा है उस पर, क्या उसको डेफर्ड पेमेंट क्लियर फर्स्ट पे लेटर आएगा ही नहीं पेमेंट बाद में सर, तो उसके लिए बोला है. इट मस्ट अदर टू द फॉलोइंग लीगल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट, there should be no show cause notice issued to them during last 3 financial years. No SCN should be issued involving fraud, forgery, outright smuggling, clandestine removal of accessible goods, मतलब illegal remove किया आपने goods का, or cases where service tax or GST has been collected from the customer but not deposited to the government. customer से tax ले लिया और government को tax दिया ही नहीं, मजे ले लिए tax के बेटा पूरे. Second, there should be no case wherein prosecution has been launched. Criminal case launch हो गया साहब, prosecution has been launched or is being contemplated against the applicant or its senior management. ऐसे लोगों को तो साहब deferred payment का हम देंगे ही नहीं. Third, if the ratio of disputed duty demanded or drawback demanded or sought to be denied in all the show cause notices issued under the Customs Act other than those mentioned in aforesaid paras of A and B, तो A और B में कवर है उन केस में तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे. इनके अलावा अगर कोई शो कोज वगैरह मतलब फ्रॉड नहीं है, मिस्टेक वगैरह के केस में कभी शो कोज सर हुआ ऑफ ड्रॉबैक रिकवरी और ड्रॉबैक सॉट टू बी डिनाइड, आपने अप्लाई किया उन्होंने मना कर दिया, उसका जो रेशियो है ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर टू दी जो मना किया उन्होंने वो उसको कंपेयर करेंगे किससे, टोटल ड्यूटी ड्रॉबैक पेड, ड्यूटी पेड और ड्रॉबैक क्लेम्ड ड्यूरिंग द सेड पीरियड इज मोर देन 10%. मतलब आपने मान लो 100 करोड़ के ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया लास्ट 3 साल में और आपको जो मना किया वो मोर देन 10%, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है जो मना कर दिया उन्होंने, इज मोर देन 10%. तो ऐसे केस में रिव्यू वुड बी टेकन ऑफ द नेचर ऑफ द केसेस एंड डिसीजन वुड बी टेकन ऑन द इशू और कंटिन्यूएंस ऑफ एईओ स्टेटस बाय द एईओ प्रोग्राम मैनेजर. तो ऐसे केस में रिव्यू करेंगे और डिसीजन लेंगे कि इसको साहब एफर्ट पेमेंट का फैसिलिटी देना है कि नहीं देना. अगर मोर देन 10% ऑफ द टोटल ड्यूटी पेड या ड्रॉबैक का जो आपको टोटल अमाउंट मिला है उसका 10% से ज्यादा अमाउंट डिस्प्यूटेड है अभी भी हियर अदर देन द केसेस ऑफ एससीएन इशूड इन केस नंबर ए और बी. केस नंबर ए और बी के केस में तो हमेशा आपको अलाउ ही नहीं करेंगे. बाकी केसेस में अगर मिस्टेक वगैरह केस थे सर मैटर डिस्प्यूट में चल रहा है और मोर देन 10% अगर ड्यूटी डिमांड मोर देन 10% ऑफ ड्यूटी पेड और ड्रॉबैक गिवन टू यू इज अंडर डिमांड और अंडर डिस्प्यूट, तो ऐसे केस में क्या हम रिव्यू करेंगे और फिर चेक करके बताएंगे कि आपको हम डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दे या ना दे. ओके, लास्ट में बोला है क्या एक्सप्लेनेशन बोलता है अगर केस सोल्व हो गया तो खत्म मैटर. फॉर द अफोरसेड पैरास ए बी एंड सी द केसेस वेयर शो कॉज नोटिसेस हैव बीन ड्रॉप्ड और डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट. एसएससी केस जीत गया था भैया, चोर का है वो, बाय एडजुडिकेटिंग और अपीलेट अथॉरिटीज विल नॉट बी कंसीडर्ड. केसेस में वो जीत गया है ऑब्वियसली उनको कंसीडर नहीं करेंगे. तो क्लियर हो गया ना केस बेटा, ठीक है सर. लास्ट पॉइंट बोलता है पॉइंट नंबर 2, जो भी एलिजिबल पब्लिक अंडरटेकिंग है जो हमने पढ़ा ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है उसकी, द एलिजिबल पब्लिक अंडरटेकिंग डिजायरिंग टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी shall apply to the principal commissioner or commissioner of DIC Directorate of International Customs CBIC in the prescribed form. अप्लाई करेगा साहब कि मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं घर आके बताएंगे लो आप फैसिलिटी ले लो सब, ऐसा नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन एंड सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ऑफिसर चेक करेगा कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता कि नहीं करता. ओके साहब, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर DIC CBIC shall approve the applicant as authorized public undertaking. मतलब अगर उसको लगता है क्राइटेरिया पूरा करता है कोई दिक्कत नहीं तो वो अप्रूव कर देगा एज ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी. ओके साहब, द फैसिलिटी shall in the first instance be available for a period of only 2 years. सर ध्यान रखिएगा ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग को फर्स्ट 2 साल के लिए ही है एक बार फैसिलिटी देंगे.
which is extendable for a further period not exceeding 2 years at a time. मतलब इनिशियली 2 साल तक का उसको देंगे, फिर लगता है और सही है तो 2 साल तक का और एक्सटेंशन दे सकते हैं, फिर लगता है तो और दे सकते हैं 2 साल तक का एक्सटेंशन. दिस इज हाउ इट विल बी डन. फर्दर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर shall update the details in customs automated system. कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में वो अपडेट कर देगा कि मैंने इसको अलाउ किया है साहब. टू एनेबल द फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी टू द एसएससी एंड नो अदर फर्दर एक्शन विल बी रिक्वायर्ड बाय द ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू अवेल दिस फैसिलिटी. क्लियर. और कोई उसको किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. तो कुल मिला के ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग को एलिजिबल कर दिया डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस लगा दी है ना. वो सब कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो वो अप्लाई करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर को, और प्रिंसिपल कमिश्नर उसकी एप्लीकेशन चेक करेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा. इफ एवरीथिंग इज ओके तो उसको अप्रूव कर देगा एज ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, और कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में वो अपडेट कर देगा कि यस ये एलिजिबल है, और फिर उसको किसी और जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. और ऐसे केस में वो ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग विल बी एलिजिबल फॉर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम. क्लियर. डन. आइए सर एक बात को, एक जो डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016 थे, उसका रूल जो फर्स्ट रूल था रूल नंबर 4, उसको डिलीट कर दिया. वो रूल में क्या लिखा था बेटा, हेडिंग पढ़ लीजिए. इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंट टू अवेल बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन. मतलब सर पहले ऐसा होता था कि जो भी एलिजिबल इंपोर्टर है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, उसको क्या करना पड़ता था, वो कस्टम्स पोर्ट के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ता था कि साहब आई वांट टू ऑप्ट फॉर दिस फैसिलिटी. अब उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. डिलीट हो गया है. रूल नंबर 4 क्या हो गया है, डिलीट हो गया है. देखो रूल नंबर 4 omitted by notification number 79 of 2020 of customs, मतलब नॉन टैरिफ, with effect from 19th of August, and rule number 5 to 8 have been renumbered as 4 to 7 respectively. 4 डिलीट हुआ तो जो 5 था वो 4 बन गया अकॉर्डिंगली. रूल नंबर 8 तक रूल नंबर 8 7 बन गया अकॉर्डिंगली. सारा रूल नंबर चेंज किया. तो एनालिसिस क्या है इसका, एनालिसिस दिया मैंने आपको. The implication of the omission of rule number 4 is that henceforth the approved AEO tier 2 or tier 3 or approved authorized public undertaking shall not be required to send any intimation regarding intent to avail the facility of deferred payment of customs import duty to the principal commissioner or commissioner of customs. Clear. And or commissioner of having jurisdiction over the port of the clear. आया ना बेटा, उसको कोई इंटेंट भेजने की जरूरत नहीं है. वो एलिजिबल है, यस उसके लिए दरवाजे ओपन है, वो डेफर्ड पेमेंट सिस्टम ऑप्ट कर सकता है. क्लियर. डन. सरकार भारत माता की जय. ये खत्म होता है क्या कस्टम के 2 अमेंडमेंट भी. आइए इसी चैप्टर में एक और पॉइंट था, अभी भी है. सेक्शन नंबर 51A, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. जैसा जीएसटी में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वैसे ही कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं बेटा ये. पर आपको मैंने बताया था बेटा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला सिस्टम अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है. ये इफेक्टिव होगा जब से गवर्नमेंट डेट अपॉइंट करेगी. अभी तक गवर्नमेंट डेट अपॉइंट नहीं किया. क्लियर. तो सर जैसे सेक्शन नंबर 51A था पेमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वैसे ही सेक्शन नंबर 51B भी इंट्रोड्यूस कर दिया. नो डाउट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ये सेक्शन को, पर अभी भी ये इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि अगेन देखिए नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था कस्टम्स का, अब तक नोटिफाई नहीं हुआ. क्लियर. सेम वे अभी तक इस सेक्शन में भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा एक डेट जब से इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर वाला सेक्शन एप्लीकेबल. क्लियर. पर प्रोविजन क्या कहता है जस्ट बताता हूँ मैं आपको. तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट रिलेवेंट फॉर मई 21 एग्जाम्स बिकॉज सर अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया, एप्लीकेबल नहीं. और सेक्शन इंसर्ट क्या बताता हूँ सर. देखो मैं नोट लिख के लिखा भी है. दिस सेक्शन विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम सच डेट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट. जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा उस दिन से आएगा, अब तक अपॉइंट नहीं किया. क्या है साहब आखिर है क्या, अरे सर जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते ना रिफंड वगैरह वो इस अकाउंट में डाल देंगे, और ये अकाउंट का बाद में ड्यूटी पे करने में यूज कर सकते हैं. सेट. जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ना आईटीसी में जीएसटी में, वैसा ही सिस्टम यहाँ करना. पढ़ लीजिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट specify the manner in which it shall issue the duty credit in lieu of remission of any duty or tax or levy chargeable on any material used in manufacture or processing of the goods or for carrying out any other operation on such goods in India that are
एक्सपोर्टेड, अगर आपने कोई आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट किया है, उसमें कोई इनपुट काम आया है सर, उस इनपुट का रिफंड मिलता है ना बेटा आपको, ड्रॉबैक वगैरह, तो वो इस अकाउंट में आ जाएगा बेटा। लेकिन ड्रॉबैक इस अकाउंट में आ जाएगा कुल मिला के, और इसको आप ड्यूटी पे करने में काम ले सकते हो। इन लिeu ऑफ सच अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, तो गवर्नमेंट वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में डाल देगा। सेकंड, the duty credit ledger, the duty credit issued under subsection 1 shall be maintained in the customs automated system in the form of an electronic duty credit ledger of the person who is recipient of such duty credit in such manner as may be prescribed, मतलब वो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में आपके रिफ्लेक्ट करेगा बेटा। थर्ड बोलता है इसको यूज कहाँ करेंगे, द ड्यूटी क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर may be used by the person to whom it is issued or the person to whom it is transferred, it can be transferred to other person also, अब तो नोटिफाई नहीं हुआ इसलिए खास बात नहीं है। अब इसका यूज क्या है, towards making payment of duties payable under this act or under the customs tariff act in such manner and subject to such conditions and restrictions and within such time limit as may be prescribed, मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तब से एप्लीकेबल होगा, पर हाँ अभी पावर दे दिया। ड्यूटी क्रेडिट लेजर जिस तरह से जीएसटी में होता है आईटीसी का, वैसे यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक या अदर रिफंड्स को उस अकाउंट में डाल देंगे और उस अकाउंट का यूज कर लेंगे किसके लिए, पेमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, और कस्टम टैरिफ एक्ट में कोई ड्यूटी पे करनी तो उसको पे करने में क्लियर डन, कोई खास बात नहीं। अगेन एग्जाम्स के लिए कोई खास बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे सर आप तो इतना बोल रहे एग्जाम के लिए खास बात नहीं, तो क्या खास बात क्या है, अरे सर सारे चैप्टर्स खास बात है, ठीक है, पर अमेंडमेंट कोई खास नहीं। मैं यार ये अमेंडमेंट को अभी मैं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और सर बहुत एग्जाम में आने वाला है, ऐसा मुझे लगता नहीं। अच्छा आइए ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक में इंस्ट्रक्शन नंबर जो 4 था, साथ में एक और इंस्ट्रक्शन इशू किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 ऑफ 2020, कुछ खास बात नहीं है। ब्रांड रेट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिलता है वो सारे टैक्सेस का मिलता है ना, भले वो एजुकेशन सेस हो, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो, क्लीन एनर्जी सेस हो बेटा, क्लीन एनवायरमेंट सेस हो, एंड साथ में नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी भी लिख दी। एक इंस्ट्रक्शन इशू किया, उसने बोला कि भैया ब्रांड रेट फिक्स करते वक्त आप नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी ड्यूटी को भी काउंट करोगे और उसका भी रिफंड मिलना चाहिए। तो जिन भी गुड्स पर ये सब टैक्सेस लगते हैं, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, क्लीन एनवायरमेंट सेस और नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी ड्यूटी, इन सबको कंसीडर करने के बाद ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों, क्लियर। तो ये सब ड्यूटी सफर्ड ऑन इनपुट्स यूटिलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक as these are levied as duties of customs or central excise here, और आपको पता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज सबका रिफंड मिलता है बेटा here इन ब्रांड रेट। तो जस्ट एक इंस्ट्रक्शन दिया इंटरनल डिपार्टमेंटल वर्किंग के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, ठीक है, उससे बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल जाती है, इसलिए मैंने ओके। तो एनसीसीडी भी एलिजिबल है फॉर रिफंड, और जब आप ब्रांड रेट का कैलकुलेशन करेंगे तब एनसीसीडी के इफेक्ट को भी काउंट करना। अगर किसी गुड्स पर नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी ड्यूटी चार्ज हुआ है एज अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, तो उसका भी रिफंड मिलेगा इन फॉर्म ऑफ ब्रांड रेट, अगर ब्रांड रेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पता है कस्टम्स के अमेंडमेंट भी आउट। सर आ गए हम कहाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दो छोटे से पॉइंट और बचे, फिर भारत माता की जय। सर आइए सरकार, MEIS स्कीम, एक खुश खबर सुना देता हूं मैं आपको, खुश खबर, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS 1 जनवरी 2021 से खत्म, उड़ गई। सर देखो ध्यान से, यहां देखना, मैंने जो बोला ना बहुत सारे लोग तो बिलीव नहीं कर पा रहे, नहीं ऐसा ना हो सर, ना हो पाएगा, अरे पढ़ ले भाई। MEIS स्कीम विड्रॉन, बेनिफिट्स अंडर MEIS shall not be available for exports made with effect from 1st of January 2021, 1 जनवरी 2021 से MEIS स्कीम के बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे, और एक नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। पर हाँ MEIS 1 जनवरी 2021 के नहीं मिलेगा, क्लियर। पर सर मई 21 एग्जाम्स के लिए MEIS स्कीम आप बुक में कवर है आपके, इसलिए एक बार पढ़ जरूर लेना। ओके सर, एक और पॉइंट,
सर पर दिसंबर 2020 तक तो ये स्कीम थी ना बेटा, तो उसके लिए लास्ट के जो 4 मंथ थे, लास्ट 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 मंथ में जो भी लोग रिफंड क्लेम कर रहे थे, एमईआई स्कीम स्क्रिप्ट्स जो ले रहे थे, उनके लिए एक अपर लिमिट लगा दी, इतना ही आपको मिलेगा भैया, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। वो क्या है सर, आप चाहे तो सेकंड पैरा पढ़ लीजिए, मैंने फर्स्ट पैरा लैंग्वेज अलग लिखी और सेकंड पैरा में थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखी, कुछ नहीं, देख लीजिए ध्यान से। हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग पढ़ो बेटा। हेडिंग यहाँ देखिए, सीलिंग और कैप ऑन एमईआईएस बेनिफिट available to the exporters on exports made from 1st of September 2020 to 31st December 2020। क्या कैप लगाया, देखिए ध्यान से, क्या देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, a limit on total reward under MEIS has been imposed so that for exports made in the period 1st September to 31st December, the total reward which can be claimed by an IEC holder does not exceed the ceiling of ₹2 crores। मतलब एक पर्सन को मैक्सिमम 2 करोड़ के ही बेनिफिट देंगे ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम सितंबर 2020 टू दिसंबर 2020। यार मैक्सिमम 2 करोड़ की ही एमईएस स्क्रिप्ट उसको मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। फर्दर इट हैज आल्सो बीन नोटिफाइड दैट एनी आईसी होल्डर हु हैज नॉट मेड एनी एक्सपोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रेसिडिंग 1st सितंबर 2020, मतलब जिसने पिछले 1 साल में कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, उसको बोला तू भले एक्सपोर्ट कर या मत कर, सर एमईएस अब तेरे को नहीं मिलेगा। मतलब 1 सितंबर 2020 से लास्ट 1 साल में अगर किसी एसएससी ने एक्सपोर्ट नहीं किया और वो अभी एक्सपोर्ट करता भी है और एमईएस के लिए अप्लाई करता भी है, तो बाबा जी का टुल्लू, उसको एमईएस नहीं मिलेगा। और एनी न्यू आईसीज, अगर कोई न्यू इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर जनरेट होता है, मतलब अगर कोई नया एक्सपोर्टर आया, सब उसने नए आईसी कोड लिया, अब उसने 1 सितंबर के बाद कोई एक्सपोर्ट किया, तो एमईएस उसको नहीं मिलेगा। अब जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स है उन्हीं को हम एमईएस स्क्रिप्ट देंगे, वो भी कब तक, 31 दिसंबर 2020 तक, 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक उन्हीं को हम एमईएस देंगे जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर थे, और जिन्होंने लास्ट 1 साल तक कोई एक्सपोर्ट नहीं किया उनको हम बेनिफिट नहीं देंगे, और जो नए आईसी होल्डर्स है इस पीरियड के अंदर उनको तो हम बिल्कुल भी एमईएस नहीं देंगे। और हाँ, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स है उनको भी हम एमईएस देंगे, पर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए पर एसएससी पर आईसी होल्डर ही देंगे, और उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। Further, the aforesaid ceiling will be subject to further downward revision to ensure that total claim under MEIS for the period 1st September 2020 to 31st December does not exceed the prescribed allocation by the government, which is ₹5,000 crores। मतलब गवर्नमेंट ने MEIS स्क्रिप्ट के लिए एक बजट बना दिया 5,000 करोड़ का फॉर द पीरियड फ्रॉम सितंबर 20 टू दिसंबर 20। हम मैक्सिमम 5,000 करोड़ तक के बेनिफिट देंगे, ईच एसएससी अप टू 2 करोड़, टोटल मिला के 5,000 करोड़। और नए आईसी होल्डर होंगे तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और जिन आईसी होल्डर्स ने लास्ट 1 साल में कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। और फर सर 1 जनवरी 2021 के बाद तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा सर एमईएस स्कीम की बात, बिकॉज द बेनिफिट्स अंडर एमईएस शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स मेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। माहौल डन सर। ओके, एक लास्ट अमेंडमेंट है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, डीएफआईए स्कीम। छोटा सा पॉइंट सर, डीएफआईए स्कीम का बेनिफिट हमने पहले पढ़ा था कि दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ शुगर। रॉ शुगर के लिए डीएफआईए स्कीम नहीं, तो अभी भी नहीं है। प्लस टायर्स, कभी टायर देखे आपने बेटा? टायर नहीं देखे, एक काम करना, घर से या ऑफिस से आप बाहर निकलोगे ना बेटा, रोड आएगी हाईवे, उस पे से लेट जाना बेटा, फिर आपको बहुत सारे टायर दिखेंगे, कुछ देर तक तो दिखेंगे, फिर डिपेंड्स सर। तो इंपोर्ट ऑफ टायर्स, तो सर इंपोर्ट ऑफ टायर्स अंडर डीएफआई स्कीम इज नॉट अलाउड। क्लियर? अरे सरकार सही में रोड पे लेट के मत देख लेना, सर आप में दम इतना है कि कितने ही मल्टीपल टायर्स वाली कार्स, मल्टीपल कार्स आप परचेज करेंगे थोड़े दिन बाद, बस जम के पढ़ाई कर लीजिए, माहौल होना चाहिए और खुश होकर पढ़ाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिल से पढ़ना चाहिए सर। आइए, इंपोर्ट ऑफ टायर्स अंडर डीएफआईए स्कीम इज नॉट अलाउड, मतलब ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। तो कुल मिला के डीएफआईए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम रॉ शुगर और टायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसी के साथ भारत माता की जय होता है। और मैं आपको लिख देता हूं क्या,
सर ये वेरी जो मैंने लगाया ना बेटा, बस इसलिए लगाया कि आप खुश होकर पढ़ाई करें सर, कॉन्फिडेंट रहे, माहौल बना रहे आप। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों। और हाँ देखिए, केवल और केवल 2 लेक्चर्स में सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए, केवल 2 लेक्चर्स में। क्लियर, सारे अमेंडमेंट कवर हो गए बेटा। और वो भी हमने तो एक एक वो पॉइंट भी कवर कर लिया जो बहुत रिलेवेंट नहीं है। क्लियर सरकार, तो देखा जाए तो बहुत टफ अमेंडमेंट नहीं हुए। क्लियर, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई किया है तो अगर कभी बड़े अमेंडमेंट भी होंगे तो आपको मजा आएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सर, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, खुश होके पढ़िए, एंड यस बी कॉन्फिडेंट, माहौल होना चाहिए, एंड यू मस्ट बी एनर्जेटिक एवरी टाइम। क्लियर, जो भी करो एनर्जी के साथ करो, जो भी करो माहौल बनना चाहिए। एंड सर यू शुड बी हैप्पी, योर एनवायरमेंट शुड बी हैप्पी, आपके आसपास के जो लोग हैं को आपको देख के खुशी मिलनी चाहिए बेटा। क्लियर, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल अमेंडमेंट्स कवर्ड। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मई 2021 के सारे अमेंडमेंट्स डन, थैंक यू सो मच।